स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट की एक और बेहतरीन क्लास आपके सामने उपलब्ध हो चुकी है। तो ध्यान से देखिएगा पूरी क्लास, क्योंकि यह पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए उपयोगी होने वाले। क्योंकि पेपर वन और पेपर टू का दोनों का सिलेबस सेम है, बस प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा हाई और लो में हो जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको भी सीडीपी पेडागोजी से डर लगता है तो डरिए मत, यह क्लास देखिए और आपका सारा का सारा डर दूर हो जाएगा। बस हमेशा के लिए अगर आपको पेडागोजी सॉल्व करने की आदत चाहिए तो आप एक ही ट्रिक को अपनाइएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को समझते हुए चलेगा, नहीं तो नोट करते हुए चलिएगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि कोई बच्चा किसी समस्या का समाधान केवल शिक्षक की सहायता से कर पा रहा है तो यह किस अवधारणा को दर्शाएगा। पहला ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, ए ऑप्शन कह रहा है कि आत्म केंद्रीयता, बी ऑप्शन कह रहा है कि समानीकरण, सी ऑप्शन कह रहा है कि समीपस्थ विकास क्षेत्र और डी ऑप्शन कह रहा है कि अंतर्दृष्टि अधिगम। चलिए, प्रश्न संख्या एक का उत्तर देना आप लोग स्टार्ट करिए फटाक से। चलिए, बिल्कुल सही। यदि कोई बच्चा अगर समस्या समाधान केवल शिक्षक की सहायता से ही कर पा रहा है तो हम इस अवधारणा को क्या कहेंगे, कहाँ दर्शाया जाएगा, तो वह दर्शाएगा जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो ये सिद्धांत था ये किसने दिया था, एक बार कमेंट करिए। तो चलिए कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर बताते हैं। तब तक हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि विकास के अनुसार बच्चे में प्रतिलोम्यता का विकास किस अवस्था में होता है। बताइए, प्रतिलोम्यता का विकास किस अवस्था में होगा। ए ऑप्शन करें कि संवेदी गतिक अवस्था, बी ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन ठोस संक्रियात्मक अवस्था और डी ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इन अवस्थाओं की जो उम्र होती है वह हमने पहले भी बताया था। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, याद करिए। संवेदी, देखिए जीन पियाजे की चार अवस्थाएं थी जो संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र एक सिद्धांत दिए थे जीन पियाजे ने, उसी सिद्धांत के चारों प्रकार हैं। पहला प्रकार होगा वह संवेदी गतिक अवस्था जिसकी उम्र थी जन्म से 2 वर्ष, और दूसरी उम्र थी यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक जो दूसरा चरण था, इसकी उम्र हो जाएगी 2 से 7 वर्ष। और तीसरी चरण जो थी वो थी ठोस संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसे कहा जाता है, इसकी उम्र थी 7 से 11 वर्ष। और आखिरी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र 11 वर्ष से ऊपर थी। इतना आप जानते रहिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न अच्छे खासे बनते हैं। तो आइए अब बताइए कि बच्चे में प्रतिलोम्यता का विकास किस अवस्था में होता है। चलिए, बिल्कुल सही। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर उत्तर जो लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन ठोस संक्रियात्मक एकदम बिल्कुल से सही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न थोड़े से टफ जरूर हैं लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट में सभी प्रश्न सरल आए ये संभव नहीं, सभी प्रश्न टफ आए ये भी संभव नहीं। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि सरल से कठिन तक के सारे प्रश्न आपको परीक्षा तक प्रोवाइड किया जाए, ना कि सीटीपी बल्कि हिंदी में भी, मैथ पेडागोजी में भी, ईबीएस में भी, और जो भी सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे चैनल पर हो रही हैं। ठीक, तो तैयार हो जाइए, डेली जुड़िए हमारे साथ सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे। ठीक है, इस प्रकार की बेहतरीन क्लासेज के लिए। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन अधिगम को सबसे उपयुक्त रूप में परिभाषित करता है। अधिगम को सबसे बेस्ट तरीके से कौन परिभाषित कर रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन करें कि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, बी ऑप्शन करें कि केवल ज्ञान की प्राप्ति, और सी ऑप्शन करें कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, और डी ऑप्शन परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना। चलिए, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर देखते हैं कितने लोग उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा था कि अधिगम को सबसे उपयुक्त रूप में परिभाषित किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप करेंगे। तो कभी भी व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन के द्वारा आप इसे परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ नेगेटिव है, काट दीजिए। केवल ज्ञान प्राप्ति, क्या अधिगम का सिर्फ यही रूप रखेगा कि सिर्फ ज्ञान प्राप्त किया जाए, बिल्कुल नहीं, ये भी हमारा नेगेटिव है, काटिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत
अस्थायी परिवर्तन, और डी ऑप्शन परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना। तो अच्छे अंक की बात नहीं करेंगे, आप जो उत्तर मारेंगे क्या होगा, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, यानी कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन। चलिए आगे आइए और देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो कह रहा है कि यदि शिक्षक छात्रों को प्रश्न पूछने, चर्चा करने और निष्कर्ष निकालने के अवसर देता है, तो वह किस दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करिए। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की आज बहुत बम्फर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हम प्रोवाइड किए जा रहे हैं आज की क्लास में। ठीक है, चलिए बताइए। यदि शिक्षक छात्रों को प्रश्न पूछने, चर्चा करने और निष्कर्ष निकालने के अवसर देता है, तो वह किस दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है। क्या व्यवहारवादी होगा, रचनावादी होगा, अनुशासनात्मक होगा या यांत्रिक होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सब लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, बिल्कुल सही। जो भी उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं रचनावादी, इनका उत्तर एकदम से सही है। चलिए, बी ऑप्शन यहाँ पर ये कथन जो है रचनावादी के अनुसार है। ठीक, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में कह रहा है, कोहल वर्ग के अनुसार अच्छा बच्चा बनने की प्रवृत्ति किस स्तर में आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। पूर्व परंपरागत, बी ऑप्शन कह रहा है कि परंपरागत, सी ऑप्शन उत्तर परंपरागत, और डी ऑप्शन आत्म केंद्रित। चलिए, कोहल वर्ग के बारे में बिल्कुल, इससे पहले हमने कोहल वर्ग के बारे में क्लास करा दी है। अभी एक क्लास और आने वाली है, देखिए कब आ जाएगी। और जिन पियाजे को भी हमने करा दिया और वाइगोत्स्की को भी हमने पढ़ा दिया। अगर आपने उन क्लासेज को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, एक बार इन सभी की क्लासेज देखिए जरूर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में हर बार 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर एक बार देख लीजिए। ठीक, चलिए बात करिए इस प्रश्न के उत्तर की। तो अच्छा बच्चा बनने की प्रवृत्ति किस स्तर में पाई जाएगी, तो वह होगा परंपरागत स्तर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है कि सभी बच्चों को समान तरीके से पढ़ाना, बी ऑप्शन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग रखना, सी ऑप्शन विविधताओं को स्वीकार कर शिक्षण करना, और डी ऑप्शन केवल औसत बच्चों पर ध्यान देना। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बताइए। आपको एक बात को याद रखना पड़ेगा कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बालकों को ध्यान में रखकर ही आपको शिक्षा कार्य कराना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कोई कार्य आप नहीं करेंगे जिससे एक बालक को देखकर दूसरे बालक में हीन भावना का विकास हो। ठीक है, हीन भावना नहीं आनी चाहिए उसके अंदर, इतना आपको जानना चाहिए। और समावेशी शिक्षा कहती है कि प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है। तो आप जो है टीचर हैं, तो आपको सभी बच्चों को विशिष्ट मानना पड़ेगा। तो चलिए ऑप्शन खोजिए कौन सा सही हो सकता है। ए ऑप्शन करा कि सभी बच्चों को समान तरीके से पढ़ाना, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि समावेशी कक्षा में कई प्रकार के बालक होंगे। अगर आप एक ही तरीके से पढ़ाएंगे तो सभी बालक सीखेंगे नहीं, इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन करा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग रखना, अभी मैंने जस्ट बताया, बालक चाहे जितना भी विशेष हो, आप उसे अलग से नहीं कुछ सुविधा देंगे। आप उसी क्लास में उसी छत के नीचे पढ़ाएंगे, सभी बच्चों के बीच में पढ़ाएंगे। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन कट जाएगा। और यहाँ पर डी ऑप्शन करें कि केवल औसत बच्चों पर ध्यान देना। क्या जो बच्चे थोड़े से कमजोर हैं, टीचर का कार्य होता है क्या उसी पर ध्यान देते रहें। तो बिल्कुल नहीं, उस पर ही नहीं ध्यान देना, बाकी सभी बच्चों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा सी ऑप्शन होगा, विविधताओं को स्वीकार कर शिक्षण करना। बालक जब कई पृष्ठभूमि से आएंगे तो वहाँ पर विविधताएं स्वाभाविक सी हैं रहेंगे। तो आपको उन विविधताओं को स्वीकार करना पड़ेगा और उनके अकॉर्डिंग आपको टीचिंग करनी पड़ेगी। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सी ऑप्शन को सही कर लीजिए। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि यदि कोई छात्र पुरस्कार न मिलने पर भी पढ़ाई करता है, तो यह किस प्रकार की प्रेरणा है। सबसे पहले जान जाइए पुरस्कार किस प्रकार का प्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो यह बाह्य पुरस्कार जो होता है बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आता है। ठीक है, पुरस्कार बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि बाह्य प्रेरणा, तो बिल्कुल नहीं। अगर बालक पुरस्कार नहीं पा रहा है फिर भी पढ़ाई करा, तो वहाँ पर बाह्य प्रेरणा नहीं है। अगर पुरस्कार पा जाता तब
पढ़ाई करता, तब तो बाह्य प्रेरणा उसे प्रभावित कर रही है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन कट जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि नकारात्मक प्रेरणा, तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि आंतरिक प्रेरणा, बिल्कुल सही, यही हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो लोग सामाजिक प्रेरणा की बात करेंगे, इनका उत्तर नहीं सही होगा, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लिए। चलिए, क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिए, और डेली जुड़िए सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे, क्योंकि समय कम है, मेहनत अधिक करना है, तो हमारा थोड़ा सा साथ देंगे, आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस डेली प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक, चलिए बात करेंगे प्रश्न की। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का बहुआयामी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। बुद्धि का बहुआयामी दृष्टिकोण कौन प्रस्तुत करता है। यहाँ पर थोड़ा सा शब्द बदल दिया गया। अगर आपसे पूछा जाता कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप लोग काफी लोग थे जो बता देते, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदला गया कि बुद्धि का बहुआयामी दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया। सिंपल सा है, आपको भटकना नहीं है, आप शब्द पर मत भटकिएगा, यहाँ पर वही उत्तर होगा जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए थे, वही यहाँ पर उत्तर होंगे। कौन होगा? बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, चलिए। और बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने। ठीक, वही नाम चेंज करके रखा गया, बुद्धि का बहुआयामी दृष्टिकोण वहां पर लिख दिया और नीचे बहुबुद्धि सिद्धांत लिख दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताइएगा कि हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने दिया था। ठीक है, सी ऑप्शन नोट करिए। चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बंडूरा के अनुसार अधिगम का प्रमुख माध्यम है। बंडूरा मुख्य रूप से किस पर सिद्धांत दिए थे? तो समाज से संबंधित इनका सिद्धांत था, आपको भी पता होना चाहिए। किस माध्यम को इन्होंने सर्वप्रथम माना था प्रमुख? दंड को, पुनर्बलन को, अनुकरण को, प्रयास एवं त्रुटि को। चलिए, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बताइए। प्रयास, अगर परीक्षण एवं त्रुटि की बात की जाए, किसने दिया था एक बार कमेंट करिए। अनुकरण की किसने दिया था कमेंट करिए। चलिए, और पुनर्बलन सबका बताइए, एक बारी बारी से बताइए। चलिए, बंडूरा के अनुसार अधिगम का प्रमुख माध्यम जो था वो था अनुकरण। नोट कर लीजिए, सी ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि बच्चों में भाषा विकास के संदर्भ में सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन सा है, बताइए। अनुवांशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया और आयु, लिंग। बताइए जल्दी से, भाषा विकास के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अनुवांशिकता जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं उनका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, आयु नहीं होगा, लिंग नहीं होगा, सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगर आपको इस प्रकार की क्लासेस डेली प्रोवाइड की जा रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपका समय कितना बच रहा है, क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया जाए, जो भी उपयोगी हो वहीं पर व्याख्या किया जाए, बाकी फटाक से आगे बढ़ा जाए, कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराई जाए। ठीक है, आज की क्लास जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे, अगर आपको इस प्रकार की एक मैराथन क्लास सीडीपी की प्रोवाइड की जाए तो कैसी लगेगी आपको, एक बार जरूर बताइए, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इस प्रकार की एक मैराथन क्लास अभी जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दें, जनवरी में ही, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें। उस मैराथन क्लास में सोच रहे हैं लगभग 250 से 300 प्रश्न लगभग हों, और लगभग 2 से ढाई घंटे में क्लास भी समाप्त हो जाए। ठीक, मतलब कि हर घंटे आपको लगभग 70 से 80 प्रश्न कराया जाए। तो कैसा लगेगा अगर आपको इस प्रकार की एक मैराथन प्रोवाइड किया जाए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता का उदाहरण है। अधिगम अक्षमता का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो क्या कम स्मरण शक्ति हो जाएगा, गणितीय संक्रियाओं में लगातार कठिनाई होगा, कम सामाजिक कौशल होगा, या भावनात्मक अस्थिरता होगी। चलिए, प्रश्न संख्या 11 है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल, अधिगम अक्षमता का उदाहरण देखिए। अधिगम अक्षमता मुख्य रूप से 3 ही 4 प्रकार से सीटेट पूछता है। पढ़ने संबंधित विकार के बारे में पूछता है, और लिखने संबंधित, गणना संबंधित, इस प्रकार की क्षमताओं को आपको पता होना चाहिए। विकार जैसे आप कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक ही उत्तर दिख रहा है, कौन-सा उसमें है? तो गणितीय संक्रियाओं में लगातार कठिनाई, यानी कि डिसकैल्कुलिया हो जाएगा। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, ट्रिक लगाइए, कैलकुलेटर हो गया ना, कैलकुलेटर से क्या करते हैं, जोड़ घटाना करते हैं, हो जाएगा डिसकैल्कुलिया। ठीक, यहाँ पर बी ऑप्शन नोट कर लीजिए। चलिए, आगे आइए, अगले प्रश्न देखते हैं।
तो थॉर्नडाइक से यह प्रश्न है। थॉर्नडाइक ने आपको पता होना चाहिए किस पर प्रयोग किया था, तो वो किए थे बिल्ली पर प्रयोग। ठीक है, बिल्ली पर इनका प्रयोग था और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपने सिद्धांत को मुख्य रूप से दो पार्ट में बांटा। एक था प्राथमिक नियम, एक था गौण नियम। गौण नियम में भी इन्होंने 5 प्रकार बताए थे और प्राथमिक नियम में इन्होंने 3 नियम बताए थे। अब यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का कौन सा नियम अभ्यास से संबंधित है। अभ्यास से संबंधित पूछा जा रहा है। एकदम सरल प्रश्न है भाई साहब। अगर आपने इसका उत्तर नहीं दिया तो आप टेंशन लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही सरल ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन कह रहा है कि प्रभाव का नियम, बी ऑप्शन कह रहा है कि तत्परता का नियम, सी ऑप्शन अभ्यास का नियम, डी ऑप्शन पुनर्बलन का नियम। चलिए, सब लोग एक बाय कमेंट करेंगे, एक तरफ से सब लोग कमेंट करिए, सब लोग कमेंट करेंगे। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही। यहाँ पर अधिगम का कौन सा नहीं, अभ्यास से संबंधित। भाई साहब अभी भी कुछ लोग बी सी में कंफ्यूज में हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर अभ्यास का नियम संबंधित पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल सही अभ्यास का नियम ही होगा हमारा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि यदि मूल्यांकन शिक्षण के दौरान सुधार हेतु किया जाता है तो वह मूल्यांकन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन, बी ऑप्शन निदानात्मक मूल्यांकन, सी ऑप्शन रचनात्मक मूल्यांकन, डी ऑप्शन मानक संदर्भित मूल्यांकन। चलिए, प्रश्न संख्या 13 बिल्कुल सही। अगर मूल्यांकन जो है शिक्षण के दौरान सुधार हेतु किया जा रहा है तो यहाँ पर देखिए कुछ आपत्ति इस क्वेश्चन में हो सकती है। कुछ लोग निदानात्मक मारेंगे, कुछ लोग रचनात्मक मारेंगे। ठीक है, लेकिन इसका उत्तर देखा जाए सीटेट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भ्रम में मत रहिएगा, रचनात्मक मूल्यांकन आपको टिक करना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। बिल्कुल, कभी कभी क्या होता है ना, इस प्रकार के प्रश्नों में सीटेट अपने अकॉर्डिंग आंसर दे देता है। वह किसी का प्रूफ नहीं मानता, अपने हिसाब से जो आंसर दे देता है वह मान लेता है। तो एक दो क्वेश्चन सीटेट में हर बार ऐसे आते हैं जिसमें आपत्ति करेंगे फिर भी सीटेट नहीं मानता, आप चाहे कुछ भी साक्ष्य दे दें। ठीक, चलिए, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या है, अगर आपको यह बताना होगा तो बताइए। ए ऑप्शन का है शिक्षक की सुविधा अनुसार पढ़ाना। बिल्कुल नहीं, शिक्षक की सुविधा अनुसार पढ़ाएंगे ऐसा क्या क्या है, बिल्कुल नहीं। बाल केंद्रित की बात कर रहा है तो बालक से संबंधित होना चाहिए आंसर। ठीक, बी ऑप्शन पाठ्यक्रम को प्राथमिकता देना, तो बिल्कुल नहीं। अगर आप पाठ्यक्रम को प्राथमिकता दे देंगे तो बालक केंद्रित शिक्षा रहेगी नहीं। ठीक है, सी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे की रुचि, क्षमता और आवश्यकता को केंद्र में रखना। यही हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन केवल गतिविधियों पर बल देना, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर डी ऑप्शन भी निगेटिव है। हमारा उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे आइए और देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि भावनात्मक बुद्धि का संबंध मुख्यतः किससे है। ए ऑप्शन कह रहा है कि तार्किक क्षमता, बी ऑप्शन स्मरण शक्ति, सी ऑप्शन भावनाओं को समझने व नियंत्रित करने की क्षमता और डी ऑप्शन भाषा कौशल। चलिए, प्रश्न संख्या 15 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो रहा है। तुरंत कमेंट करिए, तुरंत। चलिए, भावनात्मक बुद्धि का संबंध मुख्यतः किससे है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही, भावनात्मक की बात करें तो भावनाओं को समझने नियंत्रित करने, बिल्कुल सी ऑप्शन। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन रचनात्मक मूल्यांकन के पक्ष में है। ए ऑप्शन कह रहा है कि वर्ष के अंत में परीक्षा, बी ऑप्शन कह रहा है केवल अंक देना, सी ऑप्शन सतत प्रतिक्रिया प्रदान करना और डी ऑप्शन तुलना आधारित मूल्यांकन। चलिए, प्रश्न संख्या 16 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा सही हो रहा है। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर उत्तर होगा सतत प्रतिक्रिया प्रदान करना, यही रचनात्मक मूल्यांकन के पक्ष में होगा। ठीक है, केवल वर्ष में अंक देना, बिल्कुल नहीं। वर्ष के एक बार में परीक्षा करना ये सब गलत है, तुलना आधारित परीक्षण नहीं होना चाहिए। चलिए, सी ऑप्शन को नोट करिए। अगर आपको भी हिंदी पेडागोजी से डर लगता है तो आप हमारे साथ सुबह जुड़िए 10 बजे, क्योंकि हम वहाँ पर हिंदी पेडागोजी की क्लास सुबह प्रोवाइड कर रहे हैं डेली 10 बजे, और शाम को 5 बजे आपको CDP, EVS, मैथ, SST जो भी होता है शाम को अलग अलग क्लासेज आते हैं 5 बजे। ठीक, चलिए,
बात करेंगे प्रश्न की, तो कह रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चा अपने अनुभवों को मौजूदा मानसिक संरचना में समाहित करता है, इसे कहते हैं। क्या कहेंगे ये आपको बताना है। क्या समायोजन कहेंगे, असंतुलन कहेंगे, मानकीकरण कहेंगे, समानीकरण कहेंगे या संतुलन कहेंगे। चलिए, आज की क्लास थोड़ा सा स्पीड तेज करने के चक्कर में थोड़ा सा इधर उधर शब्द हो जा रहा है, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि एक क्लास ऐसी प्रोवाइड की जाए, अगर आपको अच्छी लग जाए तब इसी प्रकार से डेली क्लास प्रोवाइड कर दी जाए जल्दी जल्दी, ठीक। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा प्रश्न संख्या 17 का वह हो जाएगा हमारा समानीकरण, ठीक, सी ऑप्शन। चलिए आगे आइए और प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यदि कोई छात्र पहले सीखी गई जानकारी का उपयोग नई परिस्थिति में करता है तो यह कहलाता है। इस पैटर्न पर सीटेट में विगत वर्षों में प्रश्न आ चुका है। एक बार आप देखिए वहां पर जाकर विगत वर्ष को जो प्रश्न पत्र है वहां पर देखेंगे तो आपको इस पैटर्न पर प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन कह रहा है कि विस्मरण, बी ऑप्शन हस्तांतरण, सी ऑप्शन अभिवृत्ति, डी ऑप्शन प्रेरणा जिसे आप मोटिवेशन कहते हैं। बताइए कौन सा उत्तर होगा। चलिए, बिल्कुल सही। यदि कोई छात्र है जो पहले सीखी गई जानकारी को नई परिस्थिति में प्रयोग कर लेता है तो वहां पर सिंपल सी बात है, हस्तांतरण हो रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे आइए और अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षक की भूमिका सहायक भूमिका को दर्शाता है। हमने आपसे एक बात कहा था कि शिक्षक का काम ही होता है कि बालक को सहायता प्रदान करना, मार्गदर्शन करना और सुविधादाता का कार्य होता है, परामर्श देने की कार्य करता है शिक्षक। तो चलिए यहाँ से कुछ रिलेटेड चीज़ों को खोजिए। कह रहा है शिक्षक की सहायक भूमिका को दर्शाता है कौन सा ऑप्शन। केवल व्याख्यान शिक्षक देता है, बिल्कुल नहीं, काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रश्न पूछने से रोकना, बिल्कुल नहीं, काट दीजिए। सीखने के अवसर प्रदान करना, तो बिल्कुल सही। बालक को सीखने का अवसर प्रदान करना शिक्षक का परम कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे सीखने का अवसर प्रदान करेंगे, खोजने का अवसर प्रदान करेंगे तो बालक अपने मन से, अपने रुचि से किसी भी कार्य को करेगा। अगर वह अपने मन और रुचि से कार्य को करेगा तो बालक बहुत जल्दी सीख जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की क्लास में ज़्यादातर ऑप्शन जो थे सी वाले सही थे, ठीक। चलिए एक और प्रश्न आ गया। नैतिक विकास के संदर्भ में बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं, किससे सीखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि नैतिक विकास का सिद्धांत कोहल वर्ग ने दिया था। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कोहल वर्ग, ठीक है। उपदेश से, दंड से, अनुकरण और वातावरण से या परीक्षा से। तो चलिए प्रश्न संख्या 20 का उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही। यहाँ पर जो उत्तर होगा इसमें भी सी ऑप्शन हो जाएगा, अनुकरण और वातावरण से, ठीक। बिल्कुल। तो ये रही आज की हमारी क्लास। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत है, आपको उतना ही पढ़ाया जाए जितना आप आसानी से पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। इसमें से भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोग आते हैं, 2-4 प्रश्न देखते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं, सोचते हैं अभी तो बाद में पढ़ाई कर लेंगे, परीक्षा बहुत दिन में है। भाई साहब, परीक्षा बहुत दिन में नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अभी भी सुधर जाइए, समझ जाइए। लेकिन जो लोग नहीं समझने वाले उनको तो समझाना बेकार है, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े हैं, पढ़ाई के लिए जुड़े हैं और डेली जुड़िए और पढ़िए, ठीक। लाइव क्लास ना देख पा रहे हैं तो बाद में देखिए। 24 घंटे के अंदर हमारी 2 क्लासेज हो रही हैं। 24 घंटे में चाहे जब देखिए, पूरी क्लास देखिए। एक बार देखना स्टार्ट करिए, पूरी क्लास देख लीजिए, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, आपकी जो मर्जी है वो कर सकते हैं। परीक्षा जब आएगी तब आप समझ जाएंगे, ठीक। चलिए, आज की क्लास कैसी लगी आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग एग्ज़ाम की सभी परीक्षाओं की तैयारी फ्री में कराई जाएगी, आने वाली सभी परीक्षाओं की, ठीक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।